कंफर्म कर देना आप लोग। यस सर। यस, ओके, ठीक है सर, चलो। तो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर हम लोग फाउंडेशन लेवल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। सीए लेवल, सीएमए लेवल, सीएस लेवल, whatever be the situations doesn't matter, but economics is all about economics। एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा है, पता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आप लोग में शायद मैं इंट्रोडक्शन लेवल में भी बोला, मोस्ट प्रॉब्ली इकोनॉमिस्ट का नाम है जैकब विनर। तो कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसका जवाब देते हैं बड़ा ही फनी लगता है मुझे जवाब। बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स ने बहुत सारा बात किया। हमारे भारत में चाणक्य आज से 3000 साल पहले, और अगर हम मतलब वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करें जिनको मॉडर्न डे में हम लोग पढ़ते हैं, लाइक एडम स्मिथ, रॉबिन्स, है ना, मर्सल, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के बारे में आप लोग ऐसे भी पढ़ते रहते हो क्लास में। सो एडम स्मिथ ने इसको इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस कहा। मर्सल ने उसके साथ थोड़ा ह्यूमन वेलफेयर को जोड़ दिया। मतलब एडम स्मिथ सर और मर्सल सर का जो डेफिनेशंस है, अगर आप थोड़ा देखते हो इंट्रोडक्शन लेवल में, आई होप आप लोग पढ़े हो सर, इतना उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। मतलब मैं तो पढ़ाया, बाद में आप लोग उसको जरूर रिवाइज किए हो कि एडम स्मिथ ने क्या कहा, जैकब विनर ने क्या कहा, मर्सल ने क्या कहा। सर किसने क्या कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? सर फर्क पड़ता है सर, किसने क्या कहा ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, बिकॉज हम लोग स्टूडेंट है। और अगर किसी से कुछ, जो रिसर्चर है उनसे अगर कुछ सीखने को मिला है तो हमें तो सीखना पड़ेगा। ऊपर से एग्जाम भी है, तो एग्जाम में सवाल भी करते हैं कि कमेंट करके पूछ लेता है कि ये किसका कमेंट है, मतलब किसने ये डेफिनेशन दिया, पूछते हैं आपको। ठीक है, हम लोग के लिए टेस्ट अरेंज करेंगे। ठीक है, हम लोग रेडी रहना सर। इंट्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई। ओके, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड डिमांड सप्लाई। नॉनी, असीमा, सुबीर, याद रखना टेस्ट अरेंज करने की, जो ऑफलाइन में आके देगा दे सकता है, और जो घर पे बैठ के देगा वो भी दे सकता है। जैसे असीमा तो नहीं आ पाएगा, तो असीमा अपने घर पे बैठ के उड़ीसा से दे देना। नॉनी, सुबीर को बोलूंगा आप लोग जरूर ऑफलाइन क्लास में आके टेस्ट देके जाना। ओके, सो सर आज का टॉपिक क्या है? सर वही मैं बोलने जा रहा था कि अलग अलग डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स अपने बारे में। तो जैसे वेलफेयर के बारे में जो मैं बात कर रहा था, अल्फ्रेड मर्सल सर ने क्या कहा कि एडम स्मिथ सर ने जो कहा उसको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन दिया। एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है सर, वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब साइंस ऑफ वेल्थ में की। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है कि वेल्थ बनाने का विज्ञान है, साइंस। अल्फ्रेड मर्सेल बोल रहे हैं ठीक है कि वेल्थ मतलब संपद, ठीक है, वेल्थ बनाने का विज्ञान जरूर है, मतलब नेचर में ढूंढो, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये बात अल्फ्रेड एडम स्मिथ सर का, ये बात सबको ही मानता है, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन अल्फ्रेड मर्सेल सर बाद में आके बोलते हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन जंतु, जानवर, एनिमल्स तो ये सब बात समझते नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो भी चीज होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है। तो जो बात एडम स्मिथ सर ने मिस कर दिया, तो उसने थोड़ा सा उसमें एडिशन कर दिया कि यस, इट्स अ वेल्थ ऑफ नेशंस, बट अलोंग विद दैट वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग ये होना चाहिए। तो ये अल्फ्रेड मर्सेल सर का एडिशन है। अब आपको मैं आज का जो डिस्कशंस करने जा रहा हूँ, दैट इज हम लोग जो करेंट चैप्टर में चल रहे हैं, चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो हम लोग कॉस्ट में तो अभी गए नहीं, हम लोग अभी प्रोडक्शन लेवल में बात कर रहे हैं। और ये जो A to Z कॉन्सेप्ट में हम लोग इकोनॉमिक्स को जानने का कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन में हम लोग काफी सारा डिस्कशंस कर चुके हैं। आप लोगों को मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिया है ना सर, आप लोगों के साथ में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, बैटरी बनाने वाला कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट क्लास में तो और एक गजब एग्जांपल हुआ था सर, क्या हुआ था वो, आप लोगों को शायद याद है। अरे बोलो ना, एक फूल के ऊपर बात हुआ था, फूल नहीं, कश्मीर में मिलता है जाफरान, याद है कि नहीं? प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर था, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जाफरान, या उसका इंग्लिश नेम क्या है? जाफरान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
अरे दिमाग आजकल थोड़ा सा ना भूल जाता है सर, तो होना नहीं चाहिए, बट इतना सारा क्लास में इतना डेटा दिमाग में घुसते घुसते मेरा दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। जो भी हो, तो जाफरान प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के ऊपर भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। तो उसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ था, मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्शन में और एक इंटरेस्टिंग मैटर में बात किया था, और वो था सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अगर आप याद करें तो आपको याद होगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नाम से भी जाना जाता है। और जहां जिसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या है, उससे पहले आपको मैं ये समझाया कि टोटल प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। फिर आपको ये समझाया गया सर कि एवरेज प्रोडक्शन क्या है। उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब बताया था। कि रे सुबीर मुने আছে? नहीं, ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था, बोलो। हाँ सर। है ना, ये ग्राफ भी Yes. याद होगा, है ना, ये ग्राफ भी याद होगा, है ना। इस ग्राफ में भी चर्चा हुआ था कि किस तरह से प्रोडक्शन फंक्शंस काम करता है, टीपी एमपी एपी का रिलेशनशिप। और सबसे इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स था कि एक शॉर्ट रन बिजनेस कब अपने टॉप में पहुंचते हैं, कब बिजनेस लॉस हो जाते हैं। स्टेज, तीनों स्टेज में बताया गया था, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, है ना। कि पहले ग्रोथ स्टेज, फिर थोड़ा मॉडरेट हो जाते हैं, फिर डाउन ग्रेडेशन होता है। तीनों चीज समझाया गया। वेरी गुड सर। आज क्या बताएंगे सर? सर आज भी दो वाइटल पॉइंट है प्रोडक्शन में। सर एक कॉन्सेप्ट है रिटर्न टू स्केल, पहला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिटर्न टू स्केल। तो आज ये भी बताएंगे आपको रिटर्न टू स्केल क्या है। सर जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर ना भी पता है पता आज हो जाएगा। कोई भी बिजनेस नॉर्मली दो, मतलब उसका जो रनिंग है वो दो तरह का हो सकता है। आप जब इनिशियल स्टेज में बिजनेस चलाते हो तो हम उसको बोलेंगे शॉर्ट रन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस थोड़ा लंबा समय के लिए आ जाएगा मार्केट में, मतलब आपने स्टार्ट किया था से फॉर एग्जांपल 5 years बैक, 5 साल पहले स्टार्ट किया था। अब 5 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था, अब 5 साल निकल गया, 10 साल के आसपास हो गया, कभी कभी 20, 25, 30, 50। इंडिया में नॉर्मली जो बिजनेस का एवरेज एज है वो 50 years का है। एवरेज अच्छा बिजनेस 50 साल तक चलता है सर। कोई कोई बिजनेस तो मोर देन 100 years भी चलता है, जैसे कि रिलायंस, नहीं रिलायंस नहीं, रिलायंस तो हार्डली 50 साल होगा, हार्डली। टाटा का बिजनेस 1907 साल से चल रहा है, 1907। आईटीसी, या अगर आप कभी सी इंस्टीट्यूट विजिट करते हो, पुराना ऑफिस कोलकाता में रसल स्ट्रीट में, तो उसके ऑपोजिट साइड में ही आपको देखने को मिलेगा आईटीसी का बिल्डिंग। आईटीसी कोलकाता से ही चालू हुआ था, आज नेशनल इंटरनेशनल बहुत जगह में है, बट इसका बिजनेस स्टार्ट कोलकाता से ही हुआ था सर, आईटीसी का, ठीक है। तो वहाँ पर आईटीसी का जो बिल्डिंग है उसमें लिखा है, क्या लिखा है बोले तो 100 इंस्पायरिंग ईयर्स। आईटीसी का अगर कभी भी आप देखते हो कोलकाता में, अगर आप आईटीसी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर देखते हो, जो पुराने मतलब पुराना जो सीए इंस्टीट्यूट का ऑफिस है, उसके सामने ही आपको नजर आएगा रसल स्ट्रीट में, आनंदीलाल पोद्दार सरनी नीचे वाला गेट, या फिर चौरंगी का जो मेन रोड है धर्मतला के बाद पार्क स्ट्रीट से जो नीचे उतरते हैं, आपको दिखेगा 100 इंस्पायरिंग ईयर्स आईटीसी। मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो गया आईटीसी चल रहा है सर। मोस्ट प्रोबेबली 1910 या 12 से आईटीसी चल रहा है, बहुत पुराना कंपनी है। तो मैं कहना क्या चाहता कि सर एक बिजनेस लॉन्ग टर्म में भी चलता है और एक बिजनेस शॉर्ट टर्म में चलता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको लास्ट दिन समझाया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका और भी कुछ नाम था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। ये तीनों चीज नाम एक ही चीज का नाम है, जिसे शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ा फैक्ट्री चला रहे हो तो 5 साल को शॉर्ट रन मान सकते हैं नॉर्मली। छोटा मोटा बिजनेस है तो 1 साल के अंदर बिजनेस को हम शॉर्ट रन लेवल में सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट रन पे बात नहीं करना है, आज मैं आपके साथ लॉन्ग रन में बात करूँ, ठीक है। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन सर। बिजनेस दो तरह का प्रोडक्शन फंक्शन से चलता है, वन इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन या लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। और मैं आपको याद दिलाया एक बार फिर से, मतलब याद दिलाता हूँ कि जब हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़े थे, याद करना, प्रोडक्शन का पहला लेक्चर, ठीक है, प्रोडक्शन का पहला क्लास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, याद है ना सर? बहुत वाइटल पॉइंट था
मैंने आपको सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं, मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ मैं आपको और एक चीज बताया था, वो था साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल बताया था सर। ठीक है, इकोनॉमिक जो किस तरह से मतलब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक साइकिल होता है, जिसको हम लोग फेज में बोले थे, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, नॉर्मली 2, 3 या मैक्सिमम 4 सेक्टर इकोनॉमी देखने को मिलता है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्कुलेशन कहा जाता है सर। ठीक है, और उस पर हम लोग ये देखे थे कि पैसा किसका है, पैसा किसी का नहीं, मतलब मनी बिलोंग्स टू होम, मनी बिलोंग्स टू नन, मनी बिलोंग्स टू मार्केट। मार्केट का पैसा मार्केट में ही खो जाता है। हम सोचते हैं मेरा पैसा, कंपनी सोचता है मेरा पैसा, मतलब कंपनी मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आज कोई भी कंपनी, सरकार सोचता है मेरा पैसा। ठीक है, फॉरेन कंपनी सोचता है मेरा पैसा। ठीक है, पैसा किसी का नहीं है, आज आपका है कल किसी और का है। मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था आपको, आज आपके पॉकेट में जो पैसा है, आप सोच रहे हो क्या मजा आ रहा है, पॉकेट में पैसा है, रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, जैसे ही खाने चले गए, पैसा आपका नहीं किसी और का हो गया, रेस्टोरेंट वाले का हो गया। पैसा किसी का नहीं होता, तो मोह माया से, मोह माया नहीं करना चाहिए। डिफरेंट पॉइंट्स आर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, ये मोह माया नहीं करना चाहिए का मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। दैट्स ट्रू, जो बंदा पैसे के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेगा, काम पे फोकस करेगा, वही पैसा कमाता है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स किस सब्जेक्ट, मतलब इकोनॉमिक्स क्या 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 डील करता है, पैसा कमाने का बात करता है। ज्यादातर लोग समझना नहीं चाहता, सब पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, सब ही जिसको देखो कहाँ भाग रहे, भाई पैसा कमाना है। पढ़ रहे हैं, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो भी, मतलब अनपढ़ गवार से लेके पढ़ंतुक गवार तक सभी पैसे के पीछे भागते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, शायद आप लोग भी या और भी लोग, ज्यादातर 99.99% लोग ऐसे ही है, हार्डली 0.110% समथिंग होंगे जो पैसे के पीछे नहीं भागते। तो कहने का मतलब है, पैसे के पीछे ना भाग के, सर आप बोले कि सर पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा, वही तो आर्ट है सर, यही तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी सिखाना चाहता है। इकोनॉमिक समझो, इट्स रियल मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट। सर पैसा बहुत जरूरी है क्या, अरे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है ऑब्वियसली। अब मैं सोशल मैटर पे तो बात नहीं कर सकता, नहीं तो आप बोलोगे सर रिलीजियस मतलब स्पिरिचुअल क्लास चल रहा है, सो दैट इज नॉट माई टॉपिक। तो मैं कहना ये चाहता, अगर मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको इकोनॉमिक्स में फोकस करना हो, चाहे आप सीए बनो ना बनो, सीए में बनो ना बनो, सीएस बनो ना बनो, स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट बनो ना बनो, फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो कमाना होगा। क्या रे शिवास, सही है कि नहीं? सर बनना तो है ही, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट। नहीं वो मैं नहीं बोल रहा, बनना तो है, बनना तो सबको है, मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे आप बन जाओ या ना बन जाओ, डजेंट मैटर, लेकिन पैसा कमाना है कि नहीं, इतना मुझे बता दे। हाँ सर, पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली वही सब्जेक्ट है जो मनी मेकिंग, जो मनी मेकिंग का जो भी फंडा है, जो सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ मनी, वही इकोनॉमिक्स बताता है। अब अगर कोई बोलेगा, अगर कोई बोलेगा कि हम इकोनॉमिक्स में उतना फोकस अच्छा नहीं लगता, तो फिर मुश्किल हो गया सर। ठीक है, मुश्किल हो गया। अच्छा देखो, रिटर्न टू स्केल के बारे में बताना है। रिटर्न टू स्केल क्या है सर? लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन का लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में चलता है, तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। मैं आज आपको 2-3 वाइटल बातें करूंगा, एक रिटर्न टू स्केल पे बात करूंगा, और दूसरा जो वाइटल बात आपसे करना है वो है सर आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट। सर ये क्या है? आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट कभी सुना नहीं, कैसे गजब गजब नाम बोल रहे हो। ये सर ये आइसो क्वांट है। सर क्या है आइसो क्वांट? आइसो क्वांट कब से क्या पता चलता है सर? बहुत वाइटल है इकोनॉमिक्स में। मैं इसके लिए एक स्पेशल नोट भी रेडी किया आप लोग, नोट मैं आप लोग क्लास के बाद दूंगा, आप लोग जरूर इसको अच्छे से देखना एक बार, मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आइसो क्वांट को डील किया। ठीक है, व्हाट इज आइसो क्वांट? ठीक है, अब मैं समझाऊंगा सर, थोड़ा सा वेट कर जाओ, आधा घंटा पहले थोड़ा रिटर्न टू स्केल पढ़ ले, इसके बाद आइसो क्वांट में ही बात करेंगे, आइसो क्वांट एज वेल एज आइसो कॉस्ट। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, हर एक बिजनेसमैन आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट पे दिमाग लगाते हैं, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बिजनेसमैन, सब कोई आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट सबका मैटर है। तो आपको बताते हैं सर, चलो।
तो पहले आइसो काउंट आइसो कॉस्ट को समझने से पहले रिटर्न टू स्केल क्या है। रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म में बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। तो लॉन्ग रन में एक बात आप ध्यान रखना, जो आपको मैं फैक्टर बता रहा, कितना फैक्टर होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जानते हो आप, मैं बार बार बोल के दिमाग नहीं खाऊंगा। नाउ देयर इज अ बिग कॉन्सेप्ट। ये जो 4 फैक्टर है ना, इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर, दुनिया में कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, व्हाटएवर, फूड हो या कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, कोई ऐप हो, व्हाटएवर, जो भी आप बिल्डअप करना चाहते हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो, आपको ये 4 फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। लेकिन मैं अभी शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन पे बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन पे बात करूंगा। लॉन्ग टर्म में ना, जैसे शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने देखा कि एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने देखा ना कि एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। मे बी आपने जो लैंड लिया उसका रेंट फिक्स्ड है शॉर्ट रन में, आपने जो घर लिया, भाड़ा लिया, उसका रेंट फिक्स्ड है शॉर्ट रन में, मतलब 1 साल के लिए भाड़ा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? 1 साल के लिए भाड़ा इंक्रीज नहीं होगा। लेबर का वेजेस 1 साल के लिए फिक्स रहेगा, कैपिटल का इंटरेस्ट भी फिक्स रह सकता है। लेकिन कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप भी अपना प्रॉफिट को फर्स्ट ईयर के लिए फिक्स कर सकता है। तो ज्यादातर केस में शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 1 फैक्टर फिक्स्ड होता है, बाकी जो फैक्टर्स है वो वेरिएबल हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं। हम लोग शॉर्ट रन में नहीं सर, लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं, ठीक है? नाउ व्हाट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? लॉन्ग रन में अगर आप बात करें तो चारों फैक्टर वैरी होगा। मतलब सिंपल बात है, लॉन्ग रन में बिजनेस चल रहा है तो लैंड का या जो भी जगह आपने लिया, स्पेस, लैंड का कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स इज स्पेस, ठीक है? जैसे खेती करने के लिए जमीन जरूरी होता है, एग्रीकल्चर करोगे तो जमीन चाहिए, हवाई जहाज चलाओगे तो, मतलब एरोप्लेन चलाओगे तो जमीन चाहिए। क्या क्या आप लैंड पे एरोप्लेन चलाओगे, या आपको स्काई रूट लेना पड़ता है? प्लीज टेल मी सर, थोड़ा बताओ, क्या स्काई रूट लैंड है इन इकोनॉमिक्स? ऐसे जो आसमान में जो प्लेन चलता है, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, लुफ्थांसा, नाम सुने हो? लुफ्थांसा बड़ा फेमस एयरलाइंस कंपनी है। से फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं इसको, जैसे एमिरेट्स, बहुत बड़ा बड़ा फ्लाइट होता है, या मेरे घर के ऊपर से सब जाता है, मैं देखता रहता हूँ किसका बड़ा है छोटा है सब पता लग जाता है ठीक है? ज्यादातर जो इंडिगो सबसे ज्यादा चलता है हमारे देश में, क्योंकि सस्ते में सबसे अच्छा एयरलाइंस वही है ठीक है? फैसिलिटीज कुछ भी नहीं मिलेगा अंदर, बट पहुंचा देगा आपको जहाँ जाना है फ्लाइट कर। तो स्काई रूट भी लैंड है सर, अच्छा वाटर भी लैंड है, जहाज चलता है। तो इकोनॉमिक्स लैंड मतलब वो नहीं समझता जिसको हम लोग नॉर्मल सोच में लैंड समझते हैं, जमीन को हम लोग लैंड सोचते हैं। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, जहां से कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू आता है वो लैंड है। मतलब माइंस भी लैंड है, आसमान भी लैंड है, ठीक है? पानी भी लैंड है, सब कुछ जिस जहां से कोई इकोनॉमिक वैल्यू निकले वो लैंड। तो कहने का मतलब है लैंड का रेंट लॉन्ग टर्म में बदल जाता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपने कोई घर भाड़ा लिया जिसका रेंट है 50,000, बट लॉन्ग टर्म में वो भाड़ा क्या 50,000 भी रहेगा? हेलो, थोड़ा बताइएगा सर, रिस्पॉन्स भेजिए। शॉर्ट रन में आपका लैंड का रेंट 50,000 था, मतलब 1 साल में, क्या सेकेंड ईयर भी वही रहेगा, या थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर? क्या सुबीर, रेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 50 का रेंट कभी 60,000, रेंट बढ़ सकता है, रेंट बढ़ सकता है। लेबर का वेजेस लॉन्ग टर्म वेजेस तो डिमांड के वाइज बढ़ेगा ही, एकदम बढ़ेगा ही सर, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बढ़ता रहता है हमेशा। वेजेस मतलब क्या, सिर्फ लेबर मतलब क्या? इकोनॉमिक्स में लेबर मतलब सर वी ऑल लव लेबर इन इकोनॉमिक्स, इस बात का ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स हम सबको लेबर समझते हैं, टीचर भी लेबर, डॉक्टर भी लेबर, इंजीनियर भी लेबर, प्राइम मिनिस्टर भी लेबर, चीफ मिनिस्टर भी लेबर, सब लेबर, सब परिश्रम करता है, उसके बदले में उनको उनका हक का जो है वो मिलता है। और हमारे नॉर्मल सोच में लेबर मतलब जो थोड़ा मेहनत से काम करते हैं, मिट्टी काटते हैं, हाँ, सामान ढोते हैं, बस्ता उठाते हैं, मतलब बोरा उठाना। हमारे सोच में
लेबर का मतलब अलग, बट इकोनॉमिक्स से सोच में सब लेबर, जो भी मेंटल, जो मेंटल मतलब जो मेंटल दिमाग से काम करता है, मेंटल दिमाग मतलब मानसिक श्रम करता है, ठीक है, दिमाग लगा के काम करते हैं, वो भी लेबर है। और जो फिजिकल वजन उठाते हैं, भारी भरकम काम करता है, वो भी लेबर, फिजिकल, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स कॉस्टिंग में हम लोग थोड़ा इसको बाइफरकेट करते हैं। वहां पर हम लोग सैलरी उनको देते हैं जो मेंटल लेबर देते हैं, उनको सैलरी दिया जाता है, और जो फिजिकल लेबर देते हैं उनको सैलरी दिया जाता है, और जो फिजिकल लेबर वाले को वेजेस और मेंटल लेबर वाले को सैलरी दिया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स सबको वेजेस देता है, सबको, याद रखना बात को। इकोनॉमिक्स बाइफरकेट नहीं करता है। अकाउंट्स कॉस्टिंग टैक्सेशन आपको बाइफरकेशन नजर आएगा। तो ये सब बात आपको दिमाग में रहना चाहिए कि इकोनॉमिक्स पूरा ओवरऑल मैटर को बताते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स सबको इक्वल नजर से दिखता है। तो मैं कहना यह चाहता कि चारों फैक्टर, लैंड, लेबर, अच्छा बैंक का लोन का इंटरेस्ट भी बदल सकता है क्या लॉन्ग टर्म में? मतलब आज अगर आपसे लॉन्ग टर्म 8%, में तो सब कुछ बदलेगा। सब कुछ बदलेगा, वही मैं समझाना चाहता हूँ सर, सब कुछ बदलेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत इजीली कहा। अच्छा, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट वो भी बदल जाएगा। आज अगर एंटरप्रेन्योर 10% 5% प्रॉफिट करता है, तो लॉन्ग टर्म में 10% प्रॉफिट करेगा, 15% प्रॉफिट करेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा उसका, बिल्कुल बढ़ेगा। जब टाटा बिजनेस स्टार्ट किया था तब उतना प्रॉफिट नहीं करता था आज जितना करता है। जब अदानी बिजनेस स्टार्ट किया था तब उतना प्रॉफिट नहीं करता था आज जितना करता है। जब रिलायंस स्टार्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं था आज जितना करता है। सिमिलर थिंग ऑल्सो एप्लीकेबल टू पेटीएम, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, सभी बिजनेस के लिए लागू है। इवन आपके घर के बगल में पान वाला, आपके घर के बगल का चाय वाला, आपके घर के बगल का बिस्कुट वाला, सब दूध वाला, जिसको भी लेना चाहते हो पूछो उनसे कि दादा या भैया, जो भी पूछते हो कि दादा जब शुरू किए थे, तो तुमको बोलेगा भाई पहला 6 महीना तो कमाई नहीं हुआ, कोई बोलेगा 1 साल तक कोई इनकम नहीं था, किसी भी तरह से गुजारा चला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बनता गया, धीरे धीरे बनता गया, ठीक है। तो ये हमेशा बोलेगा, तो प्रॉफिट चेंज होता है। So in the long run, all factor inputs in the production functions can be changed. The behavior of output consequent to change in quantities of all factor inputs. मतलब बार बार बोल रहा हूं, ये लैंड, ये लेबर, ये कैपिटल और ये एंटरप्रेन्योर, ये जो 4 फैक्टर है ना, इसको फैक्टर इनपुट कहते हैं। और ये सेम प्रोपोर्शंस में बदलता रहता है, ठीक है। The behavior of output consequent to change in the quantities of all factor inputs in the same proportion, that is keeping the factor proportions unaltered. मतलब फैक्टर प्रोपोर्शन अगर अनऑल्टर्ड भी रहे फिर भी क्वांटिटी में बदलता रहता है। मतलब लैंड बढ़ेगा, लैंड का रेंट बढ़ेगा, लेबर का वेजेस बढ़ेगा, कैपिटल का इंटरेस्ट भी चेंज होगा, मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी चेंज हो सकता है। तो आउटपुट भी उसके हिसाब से बदलता रहेगा, consequent to change output is also consequent to change। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन रे बाबा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता, रिटर्न टू स्केल 3 तरह का होता है बिजनेस में। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न, और एक होता है डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न। सर ऐसा क्यों? समझाता हूं, थोड़ा ग्राफ से भी समझा देता हूं। चलो देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये होता है अब जितना प्रतिशत पैसा डालोगे उससे ज्यादा रिटर्न आएगा। शुरू शुरू में हर बिजनेस, मानो एक बिजनेस 50 साल तक, एक बिजनेस का 50 इयर्स का लाइफ टाइम एग्जाम्पल लेगा, ठीक है। एक बिजनेस का लाइफ है 50 इयर्स। पहला 10-20 साल में, फर्स्ट 20 इयर्स या फर्स्ट 30 इयर्स, ठीक है, फर्स्ट 30 इयर्स बिजनेस में इंक्रीजिंग रिटर्न रहता है। सर क्यों? स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पर धीरे धीरे बढ़ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस में कांस्टेंट रिटर्न होता है। मतलब अच्छा, इंक्रीजिंग रिटर्न कैसा होता है? आप पैसा डालोगे 100 तो रिटर्न आएगा 125, मतलब 25% एक्स्ट्रा। ऐसा क्यों? सर वही तो, न्यू प्रोडक्ट, न्यू कस्टमर, कस्टमर को खुशी होता है। जैसे आईफोन मार्केट बहुत कुंदा मार्केट है। एक जमाने में आईफोन नहीं था, ये नोकिया का नॉर्मल जो कीपैड फोन है, हम लोग उसी को लेके पागल होते थे। आईफोन भी इतना टेक्नोलॉजी वाला नहीं था,
धीरे धीरे उसका भी टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तो वो भी मार्केट के साथ साथ चेंज हो रहा है। अब नोकिया का एग्जांपल आप ले सकते हो। एक समय में नोकिया का बेसिक फोन ही लोगों के लिए, मतलब नोकिया अगर उस टाइम पे 100% लगाता था तो 125 रिटर्न में मिलता था उसको, इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टार्टिंग 30 इयर्स 40 इयर्स वॉट एवर भी बिजनेस ड्यूरेशन। जैसे अगर मैं आपको इंडिया में और एक बिजनेस के बारे में बात करूं, एम्बेसडर बिजनेस। एम्बेसडर जानते हो सर? अरे भारत का आन बान शान, हाँ, प्राइम मिनिस्टर से लेके नॉर्मल हर एक इंसान इसके पीछे भागा है। क्या नाम है? हिंदुस्तान एम्बेसडर। आज नहीं है सर। एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन कंपनी दोनों बिक गया, कंपनी नहीं है। देखा है ना? देखा है आपने? मतलब सर आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट एक जमाने में भारत का क्यों वर्ल्ड का भी, एशिया का पहला 4 व्हीलर में से माना जाता है इसको। तो एक जमाने में एम्बेसडर कितना प्रॉफिट किया होगा, कितना प्रॉफिट किया होगा? 1957 में ये स्टार्ट हुआ था, देख पा रहे हो ना? 57 से लेके 90s 2000 तक अच्छा बिजनेस चला। अर्ली 2000 मतलब 2000 एंड ऑफ 90s के एंड तक बहुत अच्छा रिटर्न चला। बट उसके बाद 2000 से 2000 के बाद से ये देखो पार्लियामेंट के सामने ऑफिशियल हिंदुस्तान एम्बेसडर कार पार्क्ड आउटसाइड नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटरी बिल्डिंग न्यू दिल्ली। इसके बाद धीरे 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 मतलब हाई हाई ऑफिशियल्स भी इसको यूज करता था। बट एक समय के बाद धीरे 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 इसका क्या हो गया? इसका कांस्टेंट रिटर्न हो गया। मतलब 100% बिजनेस में आउटपुट दे, मतलब इनपुट दे रहा है तो आउटपुट भी 100% ही आ रहा है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मे बी फर्स्ट 30 इयर्स के बाद, मतलब मैं कहना चाहता हूँ अगर एम्बेसडर को दिमाग में रखे आप, आपको सुविधा होगा समझने में। फ्रॉम 1957 टू 1999 एम्बेसडर ने गजब का रिटर्न दिया। पर फ्रॉम 2000 टू 2007 एग्जाम्पल, ठीक है, इसने कांस्टेंट रिटर्न दिया 2007 साल। फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में अपने आप को बना नहीं पाया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज, अपग्रेडेशंस, ठीक है, मॉडल में थोड़ा वेरिएशंस, है ना, एसी वगैरह अडॉप्ट करवाना, इन लैक ऑफ इनोवेशन बेसिकली। ठीक है, गाड़ी अच्छा था, दम भी बहुत अच्छा था, बट इनोवेशन के कारण कहीं ना कहीं एम्बेसडर कार में प्रॉब्लम देखने को मिला। और लोगों ने, और उससे भी सस्ता दाम में लोग, अच्छा फीचर्स मिल रहा था, जैसे कि सुजुकी आ गया, मारुति सुजुकी, टाटा भी अच्छा बना रहा था, फॉरेन गाड़ी आ गया लाइक टोयोटा। टोयोटा पहले भी था लेकिन उतना नहीं चलता था इंडिया में। हुंडा, हुंडा आप लोग जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। ये सब मॉडल का कार फीचर्स के साथ आना चालू हो गया। लोग एम्बेसडर छोड़ के ये सब के पीछे भागने लगा। और फिर एम्बेसडर का क्या हुआ? डिक्रीजिंग रिटर्न चालू हो गया। फिर 2013 में, 13 नहीं 16 में, 2016 में कंप्लीटली बंद हो गया। कंप्लीटली बंद हो गया। और इसको किसी ने खरीदा सर, किसी कंपनी ने एम्बेसडर को परचेज कर लिया। नाम है, मैं बता देता हूँ आपको, नाम है सर कोई पीएसए ग्रुप है, ठीक है, पिगोट समथिंग ऐसा कुछ नाम है। मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फॉरेन प्रोनाउंसिएशन से, पीएसए ग्रुप बोल के कोई कंपनी है, आई थिंक फ्रांस का, उसने इसको परचेज किया। और इसका जो ट्रेडमार्क था 80 करोड़ में लिया, ट्रेडमार्क 80 करोड़ में लिया। लेकिन अभी मैं जो मुझे सुनने को आ रहा है कि एम्बेसडर फिर से बनेगा फॉरेन, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू से वो इंडिया में बनाने आएगा सर। मतलब ऑलरेडी बन रहा है, न्यू डिजाइन के साथ आने वाला है, मुझे ऐसे सुनने को मिला है। आई थिंक बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। ये देखो फ्रेंच ऑटोमेकर ये कंपनी ने लिया, फिगो, ठीक है, या जो भी नाम होगा, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन, हमेशा पता नहीं चलता है, ठीक है, जो नहीं है वो जबरदस्ती नहीं होगा। ठीक है, इस कंपनी ने इसको परचेज किया। ये बहुत ही फेमस कंपनी है, इसका प्रोडक्शन आउटपुट भी बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, बिग कंपनी, ठीक है, बहुत पुराना है, बहुत दिनों से गाड़ी बना रहा है सर, आप देख सकते हो। ठीक है, इस कंपनी ने एम्बेसडर को लिया है। अब देखो एम्बेसडर को क्या लुक देता है।
देखो सर, इसका ये पुराना गाड़ी का मॉडल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक एम्बेसडर, है ना, ऑलमोस्ट लुक लाइक एम्बेसडर। ये देखो, ये भी एम्बेसडर जैसा ही देखने में है। मतलब इसका जो लुकिंग मॉडल है ये एम्बेसडर के साथ काफी मिलता जुलता है, इसीलिए आई थिंक ये एम्बेसडर एम्बेसडर कार को खरीदा है। ठीक है, अब धीरे धीरे देखो एम्बेसडर का क्या लुक्स देता है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा लुक्स देने वाला है और एम्बेसडर फिर से अपना जगह बना सकता है। ये सब नया मॉडल है पिगॉट का, एकदम लेटेस्ट टाइप ऑफ वर्जन से। ठीक है, ये रेसिंग कार भी बनाता है सर, जो आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में, ESPN वगैरह में। मैं तो बचपन में बहुत देखता था। ओके, जस्ट एग्जांपल दे रहा था आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए। तो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, देखो अच्छा ये भी कंपनी है, एम्बेसडर भी कंपनी है, लेकिन एक चीज आपने ख्याल किया सर, एम्बेसडर भी 1957 में आया लेकिन अपने आप को रख नहीं पाया ड्यू टू लैक ऑफ इनोवेशन। ठीक है, लैक ऑफ इनोवेशन। ये बिरला ग्रुप ने किया था लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लेकिन पिगोट जैसे कंपनी या जो भी फॉरेन ब्रांड के बारे में हम लोग आज भी जानते हैं, ये कैसे अपने खुद को अभी भी टिका पाया है। ठीक है, फॉरेन कंपनी में बहुत सारी कंपनी बंद भी हुआ है, जैसे जैगुआर लैंड रोवर जैसे यूके वाला कंपनी, उसको बाद में टाटा ने खरीदा, वो चला नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं हर बिजनेस को ये दिन देखना पड़ता है। ठीक है, किसी का पहले आएगा किसी का बाद में आएगा, लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द बिजनेस मैनेजमेंट। कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, 100 साल तक चलेगा कि 50 साल में खत्म होगा या 20 साल में ही खत्म हो जाएगा, दैट्स डिपेंड ऑन दी फैमिली, जो बिजनेस कंपनी है, मैनेजमेंट में कौन है, एवरीथिंग डिपेंड्स सर। बट ये जो दिन है ये सबको देखना पड़ता है। तो अभी आपको एक चीज सिंपल बताता हूँ कि इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है कि इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है आप इनपुट डालोगे 100% तो आउटपुट ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 100% इनपुट पे 125% आउटपुट। कांस्टेंट रिटर्न में 100% डालोगे 100% आएगा। एक बात का याद रखे सर, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का एक इकोनॉमिक नाम है, क्या नाम है? लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन क्यों बोलते हैं लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन? क्योंकि आप 100% देते हो तो 100% आता है, मतलब एक लीनियर लेवल में प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, दैट्स व्हाई दे कॉल इट लीनियर होमोजेनस। होमोजेनस मतलब एक ही कैटेगरी का, ठीक है, सेम लाइन पे, सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको होमोजेनस बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ऐसा होता है। और डिमिनिशिंग में क्या होता है? आप इनपुट डालोगे 100%, 100% इनपुट, बट आपका आउटपुट उतना नहीं आएगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। जैसे एम्बेसडर ने भी कोशिश किया था, नोकिया ने भी कोशिश किया था, जैगुआर लैंड रोवर जब टाटा को बेचा था उसने भी कोशिश किया था। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है सर। रिसेंट ट्रेंड में अगर मैं लास्ट 20 साल में बंद होने वाला बिजनेस का नाम लूं तो बिग बाजार ने भी कोशिश किया है, लेकिन हमेशा नहीं हो पाता। मैं बोला ना, कोई 20 साल में देख लेता है, कोई 50 साल में देख लेता है, कोई 100 साल में भी एक्सपीरियंस नहीं करता, किसी का 200 साल तक भी चल सकता है। जैसे और एक बिजनेस के बारे में आपको बता दूं, एक लेटेस्ट स्टॉक मार्केट क्लास में बात कर रहा था मैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ हमेशा एम्बेसडर का एग्जाम्पल देते हो। एम्बेसडर नोकिया का एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ता है क्योंकि सब कोई कनेक्ट कर पाएगा। सर आप लोग सिटी बैंक के बारे में नाम सुने हो? सिटी बैंक, प्लीज टेल मी, नाम सुना है कि नहीं? हाँ सर, सुने हैं। सुने ना सर, ये बहुत बड़ा एक बैंकिंग ग्रुप है, अमेरिकन बैंकिंग ग्रुप है। इसका बिजनेस हमारे देश में ऐसे तो इसका इसका ये बैंक जो है 1812 से 1812 से, बाद में इसका सीईओ इंडियन बना है, एक इंडियन सीईओ इसको बनाया और उसने ही बिजनेस को सबसे बढ़िया लेवल में ग्रो किया। ठीक है, इसका हिस्ट्री पढ़ सकते हो आप, सिटी सिटी बैंक। इंडिया में ये ब्रिटिश टाइम भी आया था 1902-3 में। लेकिन सर तो क्या हुआ सर, वही तो बदल बोलने जा रहा हूँ। एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी बैंक का जो इंडियन बिजनेस था उसको एक्वायर कर लिया।
तो समझे, सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस इन इंडिया, रिटेल बिजनेस मतलब जो बैंकिंग बिजनेस होता है, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं, रिटेल मतलब भाई बैंक में अकाउंट ओपन करना, सेविंग्स का एफडी ओपन करना, ये सब जो है, जो जिसको हम लोग नॉर्मल बैंकिंग समझते हैं। तो सिटी बैंक का जो नॉर्मल रिटेल बिजनेस है, जो 1902 साल से इंडिया में चल रहा था, उसको इंडिया में इस बिजनेस में अभी कोई ज्यादा और अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो उस बिजनेस को छोड़ना चाहा, बेचना चाहा। तो हमारे देश का एक्सिस बैंक, जो काफी दिनों से अपने आप को धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, इतना दम हो गया एक्सिस बैंक पे, इतना दम आ गया एक्सिस बैंक में कि एक्सिस बैंक ने उसको 11,000 करोड़ से खरीदा, 11,603 करोड़। वेरी लेटेस्ट न्यूज, द वेरी लेटेस्ट न्यूज। इसका इफेक्ट एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्लास में मैं एक्सिस बैंक के शेयर के बारे में बात कर रहा था, तभी मैं इसके स्टडीज को बताया था। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट या एनालिसिस किस तरह से काम करता है, जस्ट 2 मिनट सोचो। ये एक्सिस बैंक ने इसको खरीदा, सिटी बैंक का इंडियन रिटेल बिजनेस को, तो इसका इफेक्ट एक्सिस बैंक के शेयर में पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सिस बैंक इंडिया का नॉर्मली थर्ड लेवल प्राइवेट बैंक में काउंट होता है। HDFC, ICICI, कोटक के साथ साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी सिटी बैंक को लेने के बाद एक्सिस बैंक भी HDFC को मे भी टक्कर दे सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो बिजनेस सिटी बैंक के पास था वो अगर एक्सिस के पास आ गया तो शायद एक्सिस बैंक और HDFC एक दूसरे का टक्कर का बराबर का बन सकता है, क्योंकि अभी प्राइवेट बैंक में सबसे आगे चल रहा है HDFC। अब ये देखने लायक है, क्या सच में HDFC को क्रैक कर पाएगा, क्या सच में HDFC को क्रैक कर पाएगा, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि सिटी बैंक ने अल्टीमेटली रिटर्न टू स्केल देख लिया ना। कोई अपना बिजनेस तभी छोड़ना चाहेगा जब उसको उस बिजनेस में रिटर्न उतना खास नजर नहीं आएगा, और वही हुआ, वही हुआ, ठीक है। तो सिटी बैंक अल्टीमेटली अपना बिजनेस को, सिटी बैंक अल्टीमेटली अपने बिजनेस को सेल कर दी, और हमारा एक्सिस बैंक ने उसको खरीद ली। तो एक्सिस बैंक अभी कौन से स्टेज में है सर? एक्सिस बैंक अभी इंक्रीजिंग स्टेज में है, हार्डली 20-25 साल हुआ है, 30 साल हार्डली हुआ है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 95 के बाद ही आया है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न, लेकिन सिटी बैंक का अगर मैं बात करूं इंडिया में, अमेरिका का बात या ग्लोबल मैटर नहीं कर रहा, इंडिया में इंडियन बिजनेस पे, तो सिटी बैंक ने देख लिया डिक्रीजिंग रिटर्न इन रिटेल सेक्टर, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो बड़े बड़े काम करते हैं, छोटा लेवल को मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए एक्सिस बैंक ले लिया। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट इज दैट हर बिजनेस को ये रिटर्न टू स्केल फैक्टर देखने को मिलता है, ये रियलिटी है, दिस इज हार्डकोर रियलिटी। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स में आएगा कि 30 में आएगा कि 50 में आएगा कि 100 में आएगा कि 200 में आएगा कि 300 में आएगा, ये डिपेंडिंग ऑन दी बिजनेस ग्रुप, मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस है तो फैमिली, सब चीज पे डिपेंड कर। ओके, समझ में आया ना सर? रिटर्न टू स्केल क्लियर है ना सर? बोलो। यस सर। अभी रिटर्न टू स्केल के ऊपर 2 कॉन्सेप्ट काम करता है, एक को कहते हैं सिर्फ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और एक को कहता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, ये दोनों बात समझाना पड़ेगा, और उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये दोनों कैसे काम करते हैं ये भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, बिजनेस में सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो, हिंदी में एक मूवी बना है, आमदनी 98 खर्चा रुपया, सुने हो? हाँ, मतलब आप इनकम कर रहे हो 50 पैसा, इनकम हो रहा है 50 पैसा, और आपका एक्सपेंस हो रहा है 1 रुपी। प्लीज टेल मी, ऐसा अगर लगातार चलता जाएगा, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करोगे कि डिस इकोनॉमीज एक्सपीरियंस करोगे? ये डिस इकोनॉमिक्स है सर, यस सर, ये डिस इकोनॉमी, थैंक यू। दिवालिया निकल जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा बेचारा। यस सर, यस सर, अगर ज्यादा दिन तक चलता जाए तो, ठीक है, थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल हो सकता है, लेकिन अगर बहुत दिन से
लगातार सिमिलर कंडीशन चलता जाए तो मुश्किल हो जाएगा। अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बिजनेस पे क्यों आता है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमिक मतलब जब प्लेन में चढ़ते हैं कोई एरोप्लेन में, फ्लाइट में, तो उसमें देखना कि इकोनॉमी क्लास होता है और एक एग्जीक्यूटिव क्लास होता है या बिजनेस क्लास होता है ना। स्पेशली बिजनेस क्लास, एग्जीक्यूटिव आई थिंक इकोनॉमी को ही बोलता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब सैलरी, मतलब जो ऑफिशियल्स के लिए, और बिजनेस मतलब ओनर के लिए, समथिंग लाइक दैट। सो इकोनॉमिक क्लास मतलब सस्ता वाला, ठीक है, सस्ते में अच्छा, ठीक है, सस्ते में अच्छा। और बिजनेस क्लास मतलब लग्जरी, एक्सपेंसिव भी है और मुश्किल बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली प्लेन का जर्नी होगा, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सस्ता दाम पे प्लेन का जर्नी कवर करने का मौका मिल जाता है तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। मतलब बिजनेस भी उसको सस्ता में कर पा रहा है, और जो पर्टिकुलर बंदा उसमें चढ़ रहा है वो भी सस्ता में जर्नी कर पड़ेगा, तो अच्छा लगेगा उसको, पैसा बचेगा और पहुंच भी जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इतना सस्ते में आप अच्छा बना पाते हैं, यही बिजनेस का टारगेट होता है, हर बिजनेस का टारगेट। आपका खर्चा कम पड़े लेकिन आप अच्छा मैनेज करें। सर ऐसा पॉसिबल है क्या हमेशा? सर ऑलवेज तो पॉसिबल है नहीं, बट ट्राई करना चाहिए। मतलब ये अचीव करना ही बिजनेस का टारगेट होता है, चाहे वो मैगी मैगी का कंपनी चलाए, नूडल्स का, या तेल का, या कंप्यूटर का, डजेंट मैटर। उसको ऑलवेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रहना चाहिए। जिस दिन से उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल हट जाएगा उस दिन उसको दिक्कत बढ़ जाएगा, मतलब आगे सर्वाइवल इश्यूज हो जाएगा। सर इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज होता कैसे हैं, बताते हैं सर बच्चों। इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज कैसे होता है मैं दोनों आपको बताता हूँ, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइसो क्वांट के बारे में बताना चाहूँ। सर ये क्या है आइसो क्वांट? नाम सुन के थोड़ा डर लग रहा है। आइसो क्वांट, ये ग्राफ देख रहे हो, ये सिंगल आइसो क्वांट ग्राफ है। दिस इज अ सिंगल आइसो क्वांट ग्राफ, और यहाँ पर जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये आइसो क्वांट ग्राफ का अलग अलग कॉम्बिनेशन। सर ये कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है, क्या पता चलता है, वही बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि आइसो क्वांट, अच्छा एग्जाम में पूछता है क्या? अरे बिल्कुल, आइसो क्वांट से सवाल होता है, बहुत होता है। सर, a line on a graph used in the study of microeconomics that charts all the combination of inputs that will produce the same output. A line on a graph used in the study of microeconomics that charts all the combination of inputs that will produce the same output. मतलब बहुत सिंपल है। मेनली ऐसे तो बहुत सारा फैक्टर है, बट हम सारा फैक्टर को लेके काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डॉलर साइन है, आप रुपीज समझ लो, ठीक है। कैपिटल एंड लेबर, हेलो, अगर बिजनेस करना है, ये दोनों चीज तो बहुत जरूरी चीज है ना सर। मतलब मैं कहना ये चाहता कि लैंड और प्रॉफिट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों जरूरी है। बट ये दोनों ना इनपुट के लिए थोड़ा फिक्स टाइप होगा। फिक्स टाइप क्यों? वेरिएबल टाइप नहीं है। क्यों? इसका बहुत सिंपल है। मानो कि आपका खुद का जमीन है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या आपको रेंट देना पड़ेगा? एग्जाम्पल, आपका घर में ही आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, कर सकते हो। हेलो, सरकारी जमीन है, सरकार उस पर प्लांट लगाना चाहता है, क्या सरकार को उसके लिए सरकार जमीन का रेंट देगा क्या? सरकारी जमीन है, यूज करेगा। आपका जमीन है, आपका घर है, आपका ऑफिस है, घर के सामने एक दुकान खोल दी, तो उसके लिए रेंट तो नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, बनाना जरूर पड़ा होगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि ये तो एक फिक्स टाइप ऑफ एसेट हो गया ना, इसको लेके आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं होगा एक बार बन जाए तो। और एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो आप ही हो जिसने बिजनेस करने का जिम्मा उठाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो आप अपने आप को कुछ सालों तक मेहनत करा ही सकते हो कि भाई बाद में प्रॉफिट लेंगे। जैसे पेटीएम का जो ओनर है, पेटीएम का विजय शेखर शर्मा, आई डोंट नो आप लोग जानते हैं कि नहीं, उन्होंने 2003-4 साल से बिजनेस को बनाने का कोशिश किया है।
पेटीएम बनने के बाद कम से कम 12-14 साल लग गया उनको अपना घर बनाने में। एक स्कूल मास्टर का बेटा है सर, ऑब्वियसली स्कूल मास्टर का बेटा है तो करोड़ों तो देखा नहीं कभी, लेकिन करोड़ों का कंपनी बना के दिखाया। लेकिन उसको बनाने के पीछे विजय शेखर शर्मा का बहुत मेहनत लगा है, बहुत दिमाग का इस्तेमाल हुआ है, और बहुत दिन, कम से कम 10-15 साल बाद खुद का घर बन पाया। जानते हो आप इनको? अरे विजय शेखर सर, कभी देख पढ़ना इसका लाइफ। स्कूल हेडमास्टर का बेटा कैसे बन गया सुपर डुपर टेक्नोलॉजिकल कंपनी का मालिक। आसान नहीं रहा है, लेकिन अपने अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए अपना सेक्रीफाइस भी दिखाया। ठीक है कि चलो ठीक है, प्रॉफिट को बाद में लेते हैं, किसी भी तरह से गुजारा कर लेते हैं। बॉम्बे में बहुत दिन अपना रेंटेड फ्लैट में किसी भी तरह से चला है, उसके बाद जाके घर बना पाया। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है सर। अभी घर नहीं, अभी तो बंगला है उनका, बहुत बड़ा बंगला है, मैं जितना सुना, देखा नहीं सर। कम से कम आई थिंक 20-25 करोड़ से कोई जगह लिया है और उसमें बंगला बनाया। ज्यादा दिन नहीं हुआ, 5 साल होगा। उससे पहले रेंटेड में ही रहता था, तब पेटीएम बन गया था, फिर भी वही रेंटेड 2 BHK या 2 BHK में रहता था। तो कितना सेक्रीफाइस में एक बिजनेसमैन अपने आप को बिल्ड करते हैं। तो मेरा यहाँ पर सिंपल सा आपको सजेशन है कि ये जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आइसो क्वांट, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हर बात कहीं ना कहीं रियल लाइफ बिजनेस में जाके ही जुड़ता है। अगर आप बिजनेस को नहीं समझ पाओगे ना तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ोगे सर? समझे ना? तो इसमें विजय शेखर शर्मा का बात मैंने क्यों किया, मैं आपको बस इतना कहना चाहा कि हम लोग लेबर और कैपिटल को ही क्यों चूज करते हैं। आप बोल ही सकते हो कि सर इनपुट के लिए आप लैंड को क्यों नहीं लिए, इनपुट के लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये वैरी होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो दो है, चाहे खुद लेबर ही दो या किसी और को लेबर के तौर पे काम पे लगाओ, ये वैरी हो सकता है और होता भी है, स्पेशली लॉन्ग टर्म। कैपिटल भी बिजनेस में वेरिएबल करेगा, बिल्कुल होगा। तो ये दोनों तरह का इनपुट देके, चाहे लेबर दे दो कैपिटल दे दो, आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या रहता है वो आइसो क्वांट बताते हैं। तो आइसो क्वांट स्पेसिफिक एक बात करता है, चाहे आप कितना भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे आप कितना भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लो, आपका आउटपुट लेवल सेम रिजल्ट देगा। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड आइसो क्वांट। अब इसको समझाने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो और अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के आप अपना बिजनेस लेवल में ऑप्टिमम लेवल ढूंढना चाहोगे। मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मानो बिजनेस करने के लिए पहले 10 लाख कैपिटल डाले और मानो 5 लेबर आप अपने बिजनेस में स्टार्ट किए। एक एक लेबर के पीछे आप मानो 10,000 करके सैलरी लगाते हो, तो लेबर 5 लेबर 10,000 करके सैलरी 50,000 समथिंग, और इधर कैपिटल 10 लाख। दो इनपुट दे रहे हो आप, ठीक है, एक तरफ कैपिटल एक तरफ लेबर। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। 10 लाख कैपिटल और 50,000 लेबर का वैल्यूएशन के साथ आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो 1000 यूनिट किसी भी प्रोडक्ट का। अब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इनपुट बढ़ाएं, तो आप 10 लाख की जगह इनपुट 12 लाख कर दिए, मतलब कैपिटल 12 लाख कर दिए, लेबर को भी थोड़ा इंक्रीज करके 60,000 कर दिए, लेकिन फिर भी आपका आउटपुट वही रह रहा है। अब और थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा कम करके भी देख सकते हैं, 8 लाख कर रहे हैं, लेबर वैल्यू को थोड़ा 40 कर रहे हैं, फिर भी आपका आउटपुट उसी लेवल का रह रहा है। तो आपको चूज करना है विच इज बेस्ट फॉर यू। ऑब्वियसली जो सबसे सस्ता में आपका आउटपुट मिलेगा वही सबसे बेस्ट है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम लेवल। तो ये चीज को आइडेंटिफाई करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है। जब एक बंदा बिजनेस करता है तो उसको ये चीज सोचना पड़ता है कि मैंने एक दुकान खोला। सिंपल बात है सर, सुनो बात, मानो ये मेरा शॉप है, ममता दीदी कहते हैं चाय का दुकान बनी, तो चलो सर ममता दीदी का बात सुन लो।
आप लोग जानते हो ना, चाय का नहीं, चौपेट दुकान। हाँ, हमारा चीफ मिनिस्टर सर, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, सबको इंस्पायर करते हैं यूथ को। मुझे अच्छा लगता है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम चॉप दुकान खोलो। आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मैं एकदम मजाक नहीं कर रहा सर। आप देखो, दीदी, ममता दीदी या चीफ मिनिस्टर, हमारे बुआ होंगे ऑब्वियसली, बात दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट चीफ मिनिस्टर तो है। तो सीएम का जो कहना है, इसको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि अगर जॉब नहीं हो रहा है तो बिजनेस करो। अब चॉप की दुकान बोला है, आप बड़ा पाव की दुकान खोल लो। दोनों ब्रेड बना के, एक चॉप का दाम अगर 6 टका 5 टका होगा, तो ब्रेड बना के उसके अंदर चॉप डाल के थोड़ा सॉस और बना के वही चीज 20 टका में बेच सकते हो, 30 रुपीज में बेच सकते हो। दिमाग लगाओ, मेरा मानना है। मतलब टेक इट पॉजिटिवली, ठीक है। टेक इट इजी, एक गाना है, टेक इट इजी उर्वशी। हाँ, मतलब मैं कहना ये चाहता कि ममता दीदी का बात को निगेटिव ना करे, उसको पॉजिटिव वे में ले, ठीक है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए इस तरह से, बंदा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, चौक का दुकान बोलने से थोड़ा सा माइंड ऐसे है, चौपेर दुकान खोल रहे हैं, এত পড়াশোনা করে। यूथ को थोड़ा बड़ा सपना दिखाना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट थोड़ा घूम अच्छे से बोलना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट। छोड़ो, कहना ये चाहते सर कि आप अपना चौक का दुकान खोलना चाहते। चौक समझते हो ना? अरे, अरे वही क्या बोलते हैं उसको, चौक पे आलू बोंडा बोलते हैं, आलू बड़ा बोलते हैं, इस टाइप। तो मैंने दुकान खोला, 2 एम्प्लॉय रखा, 2 एम्प्लॉय रखा, और मैंने पैसा लगाया मानो 20,000। तो मैं 20,000 टका कैपिटल, 20,000 का कैपिटल, ठीक है, 20,000 कैपिटल, और 2 एम्प्लॉय का मैं 5,000 करके देता हूँ, ठीक है। 5,000 इंटू 2, तो मुझे लग रहा है कि मेरा दुकान कितना चॉप चॉप और चाय बना लेता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं डेली 100 लोगों को चाय पिला देता हूँ, मतलब 100 पीपल को मैं चॉप और चाय पिला देता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब 100 पीपल चाय और चॉप मिला के अगर डेली खाएगा, ठीक है, तो 100 इंटू, अगर मैं 10 टका करके सोचूं, 100 इंटू 10 मतलब कितना सर? डेली का 1,000 टका मेरा अर्निंग हो, ठीक है। डेली 1,000 में से मुझे लेबर का भी कॉस्ट उठाना पड़ेगा और कैपिटल का भी इंटरेस्ट वगैरह है तो देना पड़ेगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा खासा इनकम हो रहा है, कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा कस्टमर भी आ जाता है, मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। 2 एम्प्लॉय से नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि एम्प्लॉय बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 की जगह एम्प्लॉय को 3 कर दिया, और 10,000 की जगह मेरा लेबर का खर्चा 15,000 कर दिया, कैपिटल को भी मैं और 10,000 बढ़ा दिया, 30,000 का कैपिटल हो गया, 15,000 का लेबर हो गया। फिर भी एक चीज नहीं बदल रहा है, वही चाय और चॉप, मतलब टी एंड ऑयल फ्राई जो मैं बेच रहा हूँ, लाइक आलू बोंडा, आलू बोड़ा, आलू चॉप, वटेवर, सिंगाड़ा, समोसा, वटेवर, जो भी आप कहते हो। जैसे हमारे बंगाल में बोलते हैं चॉप, उड़ीसा में, आई थिंक उड़ीसा में बोलता है आलू बोंडा, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बोलते हैं आलू बोड़ा, ठीक है, इस तरह का बोलते हैं, ठीक है, वटेवर। तो टी हो, ऑयल फ्राई हो, जो भी आप सेल कर रहे हो, आपका वही बिक रहा है सर। वही 100 लोग ही खाने के लिए आते हैं, 10 टका करके चाय चॉप मिला के, उतना ही हो रहा है। तो कहने का मतलब है, तो आपका कैपिटल इंक्रीज और आपका लेबर इंक्रीज कुछ फायदा नहीं दे रहा है। कुछ बात समझ में आ रहा है? ऐसे बड़े बड़े बिजनेस ऐसे सोचते हैं, उनको लगता है गाड़ी का प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे, मार्केट और बढ़ेगा। बिग बाजार ने ही सोचा, उनको लगा और बड़ा बड़ा मॉल बनाते हैं, और जगह में भाड़ा लेते हैं, घर खरीदते हैं, वहां पर मॉल बनाते हैं। मॉल बनाया, बड़ा बड़ा मॉल बनाया बिग बाजार ने। एक शहर में 5 की जगह 10 मॉल बना। हम लोग भी बड़ा बड़ा शॉपिंग भी करने गए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कैपिटल और लेबर इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफिकेशन सही नहीं हुआ, और इसलिए बिग बाजार का बिजनेस में लोन बढ़ गया। 25,000 करोड़ का लोन होने के बाद कोरोना आ गया। 25,000 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 25 करोड़ भी नहीं, 25,000। कोरोना आ गया, 2 साल पूरा। अब 2 साल में तो लोग मॉल विजिट करना भूल ही गया था, ऑनलाइन चालू हो गया। बिग बाजार ने भी अपने आप को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने का कोशिश किया,
बट क्या बिग बाजार रातों रात फ्लिपकार्ट अमेजन का जगह ले पाएगा? मुश्किल था। मुश्किल के चक्कर में और लोन बढ़ता गया। फिर बाद में सोचा और नहीं हो पाएगा इतना बार्डन, फिर रिलायंस को बेच दिया। अभी आज देखोगे आप, जितना जगह में बिग बाजार था ऑलमोस्ट हर जगह में रिलायंस का स्मार्ट बाजार बन गया। हेलो, क्या आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, देखा? प्लीज टेल मी, बोलो सर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सुबीर, नॉनी, शिवास कनेक्टेड होगी नहीं आप लोग? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. यस सर। तो हो क्या रहा है सर? आइसोक्वांट आपको क्या बताना चाह रहा है? आइसोक्वांट आपको ये बताना चाहता है आप इनपुट को मैनेज करके दो, इनपुट को मैनेज करो। आप लेबर कैपिटल का जो इनपुट आप डाल रहे हो उसको मैनेज करो, ऑप्टिमम लेवल सोचो। यस सुबीर, आवाज पाচ্ছি, তুই আমার आवाज পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। ठीक है, अब इसी चीज को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। एज द फर्म एक्सपेंड प्रोडक्शन, जैसे जैसे एक बिजनेस अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते हैं, देखो अब जो मैं बात कर रहा हूँ ऑलरेडी मैं समझा दी, अब आप बस उसको रिलेट करो। इतना सा रिक्वेस्ट, इट गेट्स मेनी एडवांटेजेस। जैसे जैसे वो अपना बिजनेस को एक्सपांड करता है, एडवांटेजेस आते हैं, टेक्निकली नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिजनेस बड़ा होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, बिजनेस भी उसका मजा लेता है। ठीक है, मतलब पहले जब आपका बिजनेस में कम प्रोडक्शन होता था, आपको उतना पैसा नहीं मिलता था, सेल उतना नहीं होता था। अब प्रोडक्शन ज्यादा है, सेल ज्यादा होता है, तो सेल ज्यादा होता है तो इनकम ज्यादा होता है, इनकम ज्यादा होने से खर्चा जो है वो कम हो जाता है। खर्चा कम मतलब कैसे? जैसे इसको भी समझने का एक और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको फेलियरिटी का बात किया, मैं आपको सक्सेस का भी बात किया। ठीक है, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर प्रिंट देखे हो कभी, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस या मशीन, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन जो होते हैं, इसका आप कभी सोचा है कि न्यूज़पेपर इतना बड़ा बड़ा पेज प्रिंट करके हमारे सामने देता है? एक छोटा सा पेज मार्केट में खरीदने जाते 1 रुपये दाम होता है, और ये लोग इतना सारा पेज 3 टका 4 टका में कैसे दे देता है? क्योंकि ये बल्क प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ये बल्क प्रोडक्शन करते हैं। और जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, न्यूज़पेपर कंपनी को उसका फायदा होता है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है। तो अगर मानो मार्केट में अगर सिर्फ 10 कॉपी पेपर सेल करना है और उसके लिए एक 10 लाख का मशीन लगाना, तो वो डिसइकोनॉमीज हो जाएगा। अगर उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होना है तो मार्केट में डेली 10,000 कॉपी सेल होगा, तो वो धीरे धीरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल फील करेगा, मतलब वही कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो वही चीज है सर, बिजनेस जब प्रोडक्शन बढ़ता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है। सम सच इकोनॉमीज में बी इन बेटर डिवीजन ऑफ लेबर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है उसका लेबर डिवीजन अच्छा है, उसका टेक्निकल एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अच्छा है। ठीक है, मतलब जो टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, जो मैनेजर काम कर रहे हैं, वो बात को समझता है, नॉलेज है, सो इट कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा आउटपुट विथ स्मॉलर इनपुट्स। वो कम इनपुट में ज्यादा कम आउटपुट ले सकता है, बिफोर दस एंजॉयिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल से पहले ही वो ये चीज कर लेता है। देन कम्स अ स्टेज, उसके बाद बिजनेस में एक सिचुएशन आता है when all economies have been fully exploited। जैसे कि आपको मैं बता रहा था इसका नोकिया का, एम्बेसडर का, शुरू में अच्छा चल रहा था, तो उसके बाद सब एक्सप्लॉइट हो गया। नाउ एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम सम प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन बोथ द इनपुट्स गिविंग राइज टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मतलब थोड़ा मार्केट हल्का हो गया, नॉलेज लेबर मैनेजरियल कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, फाइनली दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल may arise, which may be due to difficulties of management, lack of coordinations, indivisibility of managerial skills. काम में thus have use inputs in a greater proportions, और input डालना चाहता है, have a given increase in output, और वो सोचता है कि हमें इतना आउटपुट मिलेगा। उसके कारण क्या होता है, वो इनपुट डालते रहता है पर आउटपुट मिलता नहीं है, and this gives rise to decreasing return to scale।
जैसे बिग बाजार का केस में बना, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन के केस में बना। एग्जाम्पल बहुत है, जस्ट आपको एग्जाम्पल कनेक्ट कराने के लिए। नाउ अब इसको अगर मैं ग्राफिकली आपको प्लॉट करने बोलूं तो कैसे प्लॉट करोगे? देखो सर, इंडिविजुअली ग्राफ ऐसे बनेगा, सिंपल है। कैपिटल को अगर मैं इस साइड में डिनोट करता हूँ, लेबर को अगर मैं इधर डिनोट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने इतना लेबर लगाया और मैंने इतना कैपिटल लगाया, तो इन दोनों को मैं कैसे ग्राफ में प्लॉट करूं? ठीक है, लेबर इतना, सॉरी लेबर इतना, अब इसको आप ऐसे करो, कैपिटल इतना। अब इसको जस्ट आप टच करवाओ, ऑटोमेटिकली आपका एक कॉन्केव शेप वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, 10,000 का 10 लाख का कैपिटल, 10,000 का लेबर या 20,000 का लेबर, वॉट। इसी तरह से एक सिंगल ग्राफ को, एक सिंगल ग्राफ को अगर आप इस तरह से प्लॉट करते हो तो आपका एक आइसोकॉन कार्व बनता है। कैसे? तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न कैसे एक आइसोकॉन से आपको मैं समझा सकता हूँ आपको। देखो सर, आप यहाँ पर लेबर दे रहे हो, ठीक है, आप लेबर का इनपुट दे रहे हो, ठीक है, और इधर कैपिटल भी डाल रहे हो। कैपिटल भी इंक्रीज कर रहे हो आप धीरे धीरे वाई एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस में भी आप कैपिटल लेबर दे रहे हो। ठीक है, अब हर पॉइंट में आपका लेबर और कैपिटल सिमिलर अप्रोच में है। ठीक है, मतलब आप लेबर कैपिटल बढ़ाते हो पर उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन लेवल में ज्यादा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। स्टार्टिंग में आपने मानो इतना सा आपने लेबर कैपिटल लगाया, पर आपका देखो प्रोडक्शन लेवल देखो, ये देखो IQC रिप्रेजेंट इक्वल प्रोडक्शन का, दैट इज 100 यूनिट्स। आप 100 यूनिट करके ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। But as more units of labor and capital introduced, additional output increases in the same manner. But labor and capital firstly introduced in decreasing manner, and it gives increasing return to scale. And after that, constant manner, and it gives constant return to scale. And lastly, in increasing manner, but it gives decreasing return to scale. Sir, what is the point? Starting में आपने labor capital कम लगाया initial business time पे, पर फिर भी आप 100 units output निकाल रहे थे। लेकिन इसके बाद लुक एट सर, आपने लेबर और आउटपुट, लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ाए। मानो स्टार्टिंग में आपका कैपिटल था 10 लाख, लेबर था 10,000, या 10,000 इन द सेंस मानो 5 लेबर, उसके पीछे खर्चा हो रहा है। फिर आपने लेबर को 6 किया, कैपिटल को बढ़ा के 12 लाख किया, फिर आपने कैपिटल को और इंक्रीज किया 14 लाख किया, लेबर को भी अब और थोड़ा सा बढ़ाया, 7 लेबर कर दिया। फिर आपने इसी तरह से कैपिटल भी बढ़ाते जा रहे हो, लेबर भी बढ़ाते जा रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड सर। लेकिन हर बार आपका जो आउटपुट है वो 100 करके ही इंक्रीज कर रहा है। देखो 200, 300, 400 प्रोडक्शन तो बढ़ेगा सर, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उतना नहीं बढ़ रहा है जितना शुरू में बढ़ा था। स्टार्टिंग लेवल में जिस तरह से इंक्रीज था, जितना समय जा रहा है, इफ यू लुक एट फ्रॉम B, C, D, स्पेशली फ्रॉम C, D, E, F, लुक एट दिस जोन, आपका लेबर कैपिटल देखो सर, कितना कैपिटल और कितना लेबर आपने इन्वेस्ट किया, फिर भी आपके प्रोडक्शन में, आपकी क्वांटिटी प्रोडक्शन में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, वही 100 का डिफरेंस। मतलब कैपिटल लेबर इंक्रीज करके भी आप उतना लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उतना लेवल ऑफ बिजनेस नहीं दे पाए। सुबीर एंड नॉयनी, हम दोनों को पूछ रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है सर कि इनिशियल स्टेज में लेबर और आउटपुट मतलब कैपिटल लो है, फिर भी प्रोडक्शन, क्वांटिटी प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है। लेकिन आपको लग रहा था कि बिजनेस में और दम है तो आपने लेबर आउटपुट बढ़ाया, लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ाया, बट आपका आउटपुट बढ़ा है सर, बट बढ़ने का जो लेवल है वो काफी स्लो है और काफी लो है। বুঝে যাচ্ছে? हेलो, हाँ सर। तो स्टार्टिंग में आपका रिटर्न क्या है? इंक्रीजिंग। स्टार्टिंग लेवल में आपका जो रिटर्न है दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज में लेबर कैपिटल तो बढ़ रहा है,
बट रिटर्न कांस्टेंट हो गया। पर फाइनल स्टेज में कैपिटल और लेबर का पावर देखो, इतना कैपिटल इतना लेबर, फिर भी वही 700 से 800, 600 से 700, मतलब लास्ट स्टेज में आके तो आप और कैपिटल और ये कर दिए, फिर भी उस हिसाब से आपने नहीं देख पाए रिटर्न। ऐसा कब होता है सर? अगर मैं आपको नोकिया जैसे बिजनेस या एम्बेसडर जैसे बिजनेस का एग्जांपल दिया था, मतलब ये एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एनालिसिस कहीं ना कहीं फेलियर होता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में और चलेगा, बट कहीं ना कहीं आपका इनोवेशन मार्केट पसंद नहीं कर रहा है, या मार्केट में अच्छा कॉम्पिटिटर आ गया है जो आपको बीट कर रहा है। तो आपका कॉम्पिटिटर अगर आपको बीट कर रहा है, और आपका लैक ऑफ इनोवेशन है या फिर मैनेजमेंट फेलियर है, तो कहीं ना कहीं आप फेलियर होते जाओ। मतलब आपने ज्यादा पैसा लगाओगे, फिर भी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंजॉय करो, मतलब बेसिकली स्केल करोगे। तो शुरू में आपके बिजनेस में जो दम था, मिडिल में आके कांस्टेंट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग हो जाता है। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, ये तीनों चीज हम लोग नॉर्मल में भी समझे और आइसो क्वांट के थ्रू से भी समझ में आया। यस ना? तो आइसो क्वांट कर्व को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस ये एक तरीका है, और एक तरीका है, ठीक है? ऐसे नॉर्मल एक आइसो क्वांट कर्व देखने में ऐसा ही होता है, जैसे कॉनकेव आइसोक्वांट। आइसोक्वांट रिलेटेड मैंने बहुत सारा बात यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला। An isoquant curve is a concave shape line on a graph used in the study of microeconomics that charts all the factors or input that produce specified level of output. This graph is used as a metric for the influence that the input मतलब जो input labor capital, most commonly capital labor, have on the obtainable level of output of productions. Isoquant curve assist companies and business in making adjustment to input to maximize productions and thus profit. आइसोक्वांट का आपको देख के बड़े बड़े बिजनेसेस या छोटा बिजनेस भी कर सकता है, अपना इनपुट को एडजस्ट करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का एनालिसिस करता है। इसलिए आइसोक्वांट का बहुत हेल्पफुल एक टूल है बिजनेस लेवल को सक्सेस कराने में। आइसोक्वांट के बारे में कहता है कि आइसोक्वांट कर्व कॉनकेव होते हैं। एग्जाम में पूछते हैं आइसोक्वांट कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉनकेव मतलब ऐसा, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा। तो आइसोक्वांट का नॉर्मल जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है। Showing all of the various combination of two inputs that result in the same amount of output. Most typically, an isoquant shows a combination of capital and labor and the technological trade-off between the two. Isoquant curve assists companies and business in making adjustment of their manufacturing operation to produce most goods at the most minimal cost. जितना सस्ता में हो सके प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना, यही आइसोक्वांट का मेन पर्पस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है सर? ठीक है, अब एक चीज होता है सर आइसोक्वांट के साथ साथ अच्छा, आइसोक्वांट के साथ इंडिफरेंस कर्व, आपको मैं इंडिफरेंस कर्व कराया ना सर, आईसी कर्व। तो आइसोक्वांट के साथ इंडिफरेंस कर्व का क्या डिफरेंस है ये भी मैं देखे रखा। अगर आपको आइसोक्वांट समझ में आ गया तो आप आइसोक्वांट के साथ सॉरी इंडिफरेंस कर्व का डिफरेंस भी समझ जाओगे। ठीक है, और एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, दैट इज आइसोक्वांट के साथ आइसोकॉस्ट भी पूछा जाता है। ठीक है सर, व्हाट इज आइसोकॉस्ट? Both isocost and isoquant are curve plotted on a graph used by producers and manufacturers. कौन करता है? Producers करते हैं या manufacturer करते हैं? They display the best interplay of two factors that will result in maximum output at a minimum cost. An isoquant shows all combination of factors that produce a certain output. मतलब जितना भी अलग अलग कॉम्बिनेशन आप यूज कर लो, आउटपुट लेवल में चेंजेस नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा, आपने लेबर बढ़ाया, कैपिटल बढ़ाया, फिर भी वही 100 आउटपुट ही आ रहा है हर बार। ठीक है, isocost show all combination of factor that costs the same amount. isocost क्या कहता है? आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट निकाल लो, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर बना लो, पर आपका कॉस्ट सेम पड़ेगा, आपका कॉस्ट सेम पड़ेगा। ये आइसोकॉस्ट कहलाता है। सेम कॉन्सेप्ट बट दैट इज कॉल्ड आइसोकॉस्ट। ठीक है, तो आइसोक्वांट सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बनाता है, चाहे कितना भी अलग अलग आप लेबर कैपिटल इनपुट दे दो, और आइसोकॉस्ट जो है वो सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट जनरेट करता है।
that is the basic difference between isoquant and isocost. Okay, in our next class मैं आपको ना isocost का भी एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है, isocost का एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा. अच्छा एक चीज मैं बता दूं, मैं आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल तो बता दिया. यहाँ पर ना बहुत सिंपल आपको बोला गया है कि क्या क्या मेन चीजें हैं, जैसे कि टेक्निकल कारण क्या है जो डिसइकोनॉमीज करते हैं, मैनेजमेंट का फॉल्ट के कारण किस तरह से इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी होता है, ठीक है, कमर्शियल लेवल में किस तरह से इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी होते हैं, ठीक है, फिर एक एक्सटर्नल इकोनॉमी किस तरह से, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी किस तरह से बिजनेस को स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में डालते हैं. आप लोग एक बार गो थ्रू करना, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा. जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखो, मैं आपको बहुत सारा बात कर दिया सर. अगर किसी ने सस्ता में रॉ मटेरियल उठा रहा है मार्केट से, अगर रॉ मटेरियल आपको चीप में मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन भी सस्ते में कर पाओगे और मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा आपको. लेकिन रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाए, अगर रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाए तो फिर आप डिसइकोनॉमीज फील करोगे. तो ये एक्सटर्नल रीजन है. टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है तो बिजनेस को प्रॉब्लम होगा, टेक्नोलॉजी सस्ता होगा बिजनेस को इकोनॉमीज मिलेगा. स्किल्ड लेबर अगर कम है मार्केट में, स्किल्ड लेबर कम है तो डिसइकोनॉमी, स्किल्ड लेबर ज्यादा है तो इकोनॉमी. अगर एक गाड़ी बनाना है तो गाड़ी के रिलेटेड जो भी पार्ट्स है उसका भी सभी चीज अगर भारत में मिलता है तो बिजनेस को करने में आसानी, इसको बोलते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री. एक मोबाइल बिल्ड करना है तो मोबाइल के बनाने के लिए जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो सारा चीज अगर इंडिया में आपको मिल जाता है सस्ता में तो आप मोबाइल इंडस्ट्री अच्छा करेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करेगा. बट अगर वो सारा चीज इंडिया में नहीं मिलता है, कुछ चीजें ताइवान से मंगवाना पड़ता है, कुछ चीजें चाइना से, कुछ चीजें अमेरिका से, कुछ चीजें यूरोप से, महंगा पड़ेगा. सिंपल. तो डिसइकोनॉमीज होने के पीछे भी एक्सटर्नल कारण होता है, इंटरनल कारण भी होता है. इंटरनल कारण लाइक मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम क्या, कमर्शियल इश्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, रिस्क टेकिंग पावर का मैटर हो सकता है, ठीक है, टेक्निकल बिजनेस चलाने का जो तौर तरीका है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. तो अगर प्रॉब्लम है तो डिसइकोनॉमी, और अगर प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया तो इकोनॉमी. एक्सटर्नल रीजन भी आपको मैं बताया, ठीक है. तो ये मेनली इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का मेन रीजन है, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करूंगा, बट उसको करवाने से पहले मैं आपको एक आइसोकॉस्ट ग्राफ के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा और इकोनॉमिक्स डिसइकोनॉमिक्स को हो सके तो थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर जाके मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करूंगा. ओके सर, एनी डाउट, कोई डाउट है, कोई सवाल है, कर लो सर. नो सर. नॉइनी क्लियर तो? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ओके सर, अच्छे से घर पे रिवाइज करो. টেস্টের কথা বললেন কবে দেবে? এই উইকেই নেব, স্যাটারডে মধ্যে নেব, ঠিক স্যার আছে? কলেজে এক্সাম আছে স্যার, কবে? সেমিস্টার এন্ডের 14 শেষ হবে। 14, তাহলে সেমিস্টারের পরেই নেব. তাহলে আচ্ছা কলেজের স্যার, এক্সামটা দিয়ে দে, কলেজের ঠিক এক্সামটা আছে দিয়ে দে, তাহলে 14 এর পরেই নেব. ঠিক আছে। ঠিক আছে. স্যার কি কি চ্যাপ্টার গুলো থাকবে? ইকোনমিতে মোটামুটি থাকছে ইন্ট্রোডাকশন এন্ড ডিমান্ড সাপ্লাই কমপ্লিট হ্যাঁ এন্ড আচ্ছা প্রোডাকশন আছে. ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার. ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, টাটা, গুড নাইট.